ये वीडियो मैंने उन भाइयों के लिए बनाया है जो भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा आ रही हैं। इन्होंने फॉर्म को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आपको अपनी तैयारी छोड़कर पहले इसके नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। इन सबको पहले समझना पड़ेगा कि किस में क्या मांगा है, कैसे करना है, कैसे टिक करें। अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। पोस्ट प्रेफरेंस की समस्या का समाधान हुआ तो यहाँ पर ये आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्रम बदल जा रहा है। तो भाइयों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन सभी चीज़ों का समाधान लेकर आपके पास इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। मैंने वो सभी सवाल इसमें शामिल करने की कोशिश की है जो जो आपके मन में हैं। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो वो समस्या आपकी पहले ही क्लियर हो चुकी है। तो पहले मैं आपको सवाल बता दूं कि वो कौन कौन से सवाल हैं। बहुत सी बहनें परेशान हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कैटेगरी, जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की हो रही है कि जनरल से ईडब्ल्यूएस कैसे करें। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो मांगा है वो 2026 का मांगा है, जबकि पैट उन्होंने जो दिया था वो 2025 में दिया था। तो समस्या, एक जेन्युइन समस्या इन लोगों की है, और इसी का समाधान मैं इसमें देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ बहुत इत्मीनान से बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका अगर इसमें से कोई प्रश्न है तो 100% मैं उम्मीद करता हूं, आपके भाई होने के नाते मैं इतनी कोशिश करूंगा यहाँ पर कि मैं आपको वो सब चीज़ें बहुत आसानी से समझा सकूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सवाल हैं लोगों के वो ज़्यादातर ये हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करने पर पोस्ट प्रेफरेंस जो उन्होंने भरी थी उसका सीक्वेंस बदल गया है। एक तो ये सवाल बहुत आ रहा है। दूसरा सवाल आ रहा है कि सर दूसरा सवाल आ रहा है कि इसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें यूपी बोर्ड से मांगा है, तो क्या हम उसमें सीबीएसई बोर्ड वाले भी भर सकते हैं? इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। सवाल अगला ये आ रहा है कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं, क्या वो जनरल वैकेंसी, जैसे जेल डिपो की एक वैकेंसी है जनरल की है, क्या उसमें भर सकते हैं? इसका जवाब आपको दूंगा। आवेदन में संशोधन कैसे करना है और कब तक कर सकते हैं? इसका भी जवाब दूंगा। कुछ और सवाल भी हैं, जैसे यदि जनरल वर्ग का अभ्यर्थी स्पेशल वैकेंसी, जो विशेष पद दिए गए हैं ना, विशेष चयन वाले, उनको प्रेफरेंस में नीचे रख देता है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? समस्या ये आ रही है कि कुछ कैंडिडेटों ने उसको लास्ट में रखा है, वो जनरल कैंडिडेट्स हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले या कोई बड़े बोर्ड वाले ये बता रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इस पर भी मैं बात करूंगा। स्पेशल पोस्ट, जिसमें कि इस परमानेंट पोस्ट हैं और कुछ टेम्पररी पोस्ट हैं, इन सब में क्या अंतर है, ये भी आपका डाउट। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, मैं बैक टू बैक कमेंट का आंसर सबको करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ये मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कि समस्या जो आ रही है उसका समाधान आपको मिल सके। समस्याएं एक की नहीं है, बहुत से लोगों की सेम समस्याएं आ रही हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। जनरल कैटेगरी का कोई भी अगर अभ्यर्थी है, वो ईडब्ल्यूएस को कैसे एडिट करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और एक सवाल ये बहुत आ रहा था कि बिना टिक किए, जो चेक बॉक्स दे रखा है ना, उस पर बिना टिक किए फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मजबूरन उन्हें टिक करना पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और आवेदन जो है उसमें संशोधन कब तक कर सकते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अब इन्हीं प्रश्नों को मैं इत्मीनान से वन बाय वन लूंगा और सबको बहुत आराम से बताऊंगा। तो सावधानी से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं, आपका भाई इन सभी समस्याओं को बहुत इत्मीनान से समझाएगा और बताएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में इसीलिए हैं कि फॉर्म कैसे भरें। देखो, आप तैयारी पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, अब चलो मैं पहला प्रश्न ले लेता हूं। यहां पर पहला प्रश्न है कि पीडीएफ डाउनलोड करने पर पोस्ट प्रेफरेंस का जो सीक्वेंस है वो बदल जा रहा है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से आपको ये समझनी है कि पोस्ट प्रेफरेंस का सीक्वेंस क्यों बदल रहा है। इसमें इस वेबसाइट की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपसे हो रही है। और आपसे क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो देखिए कैसे करना है। आप क्या करेंगे, आप जब वहां पर इनको टिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास
इन सभी क्वालिफिकेशंस के लिए पूछेगा। जैसे आपने सहायक कोषागार लेखाकार के लिए फॉर्म भरा, तो आपने यहाँ पर टिक किया, यहाँ पर आपने यस किया, यहाँ पर डिटेल्स को डाला। इन सब डिटेल्स को जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए एलिजिबल है, उन्हीं पर आपको यस करना है। जिसके लिए आप नहीं एलिजिबल, वहां नो, मतलब करना ही नहीं है उस पर, ना ही टिक करना है, ना ही यहाँ पर यस करना है, कुछ नहीं करना है उस पर। और उसमें डिटेल डालने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो आपको पहले तो वो सब क्रम भर लेने हैं सिक्वेंस से, जिन जिन के लिए आप एलिजिबल हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, आयोग वालों ने एक सबसे बड़ा काम इसमें यह दे दिया है कि हर एक में जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, उन सब में वो भरवा रहे हैं, सब में डिटेल सेम टू सेम भरते चले जाओ। तो ये काम बढ़ा दिया है। अरे वो ऐसा कर सकते थे कि ग्रेजुएशन वालों को एक साथ रखकर बस एक बार ग्रेजुएशन की डिटेल मांगते, काम खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सभी पोस्टों पर बैक टू बैक वो भरवा रहे हैं। अब चलो भरवा रहे हैं तो भरना पड़ेगा, मजबूरी है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें सभी डिटेल्स को भर लेना है जिन जिन में आप एलिजिबल हैं। जिसमें एलिजिबल ही नहीं है उस पर टिक ही नहीं करना है। बात समझ पा रहे हैं? डिटेल उसी की भरेंगे जिसके लिए आप क्वालिफाइड हैं। अब आप जिन जिन की डिटेल भरेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप 9 ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए आप एलिजिबल थे, तो वो पोस्टें आपके नीचे दिखाई पड़ेंगी। ये जो पोस्टें हैं वो नीचे दिखाई पड़ेंगी। जैसे ये है, ये है, ये है, इन सबको आपने भरा है, इसीलिए वो आ रही हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट है जो आपने नहीं भरी या जिसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करते हैं या एलिजिबल नहीं है, तो वो यहाँ इस लिस्ट में आएगी नहीं। यहां पर वही दिखाई पड़ेगी नीचे की तरफ जहां आप एलिजिबल हैं, जहां आपने फॉर्म पर टिक किया है। बात समझ पा रहे हैं? फिर अब इसमें से आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस में से वरीयता देनी है, प्रेफरेंस देनी है। और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिस पर आपके सारे डाउट क्लियर भी हो गए हैं। तो अब मान लीजिए आपको पहले नंबर पर फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखना है, तो आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एक नंबर लिखकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, इसी में से छांटना है कि आपको दूसरे नंबर पर कौन सी रखनी है। तो आप क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि दूसरे नंबर पर आपने अमीन को रख दिया, तो यहां लिस्ट में जुड़ जाएगा अमीन, दूसरे नंबर पर जुड़ जाएगा। तीसरे नंबर पर आप जैसे करते हैं मंडी पर्यवेक्षक, इसे तीसरे नंबर पर करते हैं, तो यहां तीसरी लिस्ट जुड़ जाएगी। ये लिस्ट अलग से यहां पर जुड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप टिक करते जाएंगे वैसे वैसे सीक्वेंस बनता जाएगा। तो इधर जो सीक्वेंस आ रहा है, ये सीक्वेंस आएगा जिनके लिए आप एलिजिबल थे, जिनमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इधर वो लिस्ट आएगी जहां पर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिनको आप प्रेफरेंस में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रखते हैं। अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस बदलती कैसे है। आपसे गलती क्या हो रही है, गलती ये हो रही है कि आपने यहां तीनों को भर लिया या 9 को भर लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरे नंबर पर मैंने जैसे अभी बताया कि तीसरे नंबर पर आपने मंडी पर्यवेक्षक भर दिया। अब आपके दिमाग में आया कि यार ये मंडी पर्यवेक्षक है ना, मैं ऐसा करता हूं इसको हटा देता हूं, इसको बाद में लगाऊंगा। तो आपने बीच में से इस मंडी पर्यवेक्षक को या इनमें से किसी को अनटिक कर दिया। मैंने टिक करके यहां लगा लिया था, अब आपने अनटिक कर दिया और लिस्ट आपने 4 5 6 7 ऐसे करके लिस्ट आपने सब बना रखी थी। आपने तीसरे नंबर की पे, ऐसा मान लेते तीसरे नंबर की पे मंडी पर्यवेक्षक पे जो ग्रेड 2 है, इस पर आपने अनचेक मार दिया। पहले चेक मार रखा था, टिक मार रखा था, अब आपने उस पर अनटिक कर दिया। अब होगा क्या, ये तीसरे नंबर की यहां से गायब हो जाएगी इस लिस्ट में से, और आपकी ये जो पूरी लिस्ट है ये इधर से उधर टॉप से टर्बी हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो पहली बात तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, इसका समाधान सिर्फ एक ही है। एक बार जो टिक कर दिया उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना, अनटिक नहीं करना है। अब इसको आप बचेंगे कैसे इस गलती से, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले एक कॉपी लेना, उस कॉपी पर जो जो पोस्टें आप भरेंगे जिसके लिए एलिजिबल हैं वो आपको नोट कर लेनी है। जैसे ऐसा नहीं है 27 पोस्ट है टोटल, ऐसा नहीं है कि आप 27 के लिए एलिजिबल होंगे, एक आध दो ऐसी जरूर होंगी जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो मान लो आपकी 20 ऐसी निकल कर आती हैं जिनके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो पहले 20 की डिटेल भर लो, तो 20 लिस्ट में इधर आ जाएंगे आपके। सही है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि पहले नंबर पर उन 20 में से पहले नंबर पर आपको कौन सी पोस्ट को वरीयता देनी है। और वरीयता के लिए मैंने वीडियो बनाया, उसमें देख लेना। तो आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कॉपी में नोट कर लेना।
और फिर एक एक बार में आराम से पढ़ के पहले पे जिसको रखना है, मान लो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उसे पहले पर डालिए। फिर उसके बाद दूसरे पे जो रखना है उसे दूसरी बार में टिक करिए। फिर तीसरे पे जो रखना है तीसरी बार में टिक करिए। एक बार में आपके सारे टिक हो जाने चाहिए और लिस्ट इधर बनकर तैयार हो जाएगी। अब गलती नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? गलती कहां कर रहे हैं? टिक अनटिक करते रहे हैं आप, जिसकी वजह से सीक्वेंस बदल जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये समस्या आपकी अब सुलझ गई होगी। ओके, चलिए अब इसको तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसा मैंने यहां पर आगे भी दिखाया है कि जब आप किसी भी पोस्ट को, जैसे मान लीजिए आपने असिस्टेंट मैनेजर को पहले टिक किया तो वो पहले नंबर पर यहां दिखाने लगेगा। दूसरे नंबर पर आपने इसको टिक किया मंडी पर्यवेक्षक को, तो वो 2 नंबर यहां करके आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर कोई और ऐड करेंगे तो वो यहां आ जाएगा। ये समस्या आपकी सुलझ गई है। अब जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि पीडीएफ डाउनलोड करते समय वहां पर आपने पहले भी डाउनलोड की होगी, चूंकि आप मॉडिफाई कर रहे हैं, यस और नो आता है। आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बात यह है। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, जो पहले से पीडीएफ आपका नाम था, तो फाइल नेम अगर सेम है तो वहां पर यस करना है। तो फाइल नेम जो पहले था वो रिप्लेस हो जाएगा, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और आपने जो भी पोस्टें प्रेफरेंस में रखी हैं, जैसे ये भाई ने 20 पोस्ट ऐसी रखी हैं जिनको प्रेफरेंस इस ऑर्डर में दिया है। पहले नंबर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दूसरे नंबर पर एसीओ दे दिया है, तीसरे नंबर पर सप्लाई इंस्पेक्टर दे दिया है। ये भाई हैं अपने, जिन्होंने जैसे मैंने बताया था वैसे ही इन्होंने इसको फॉलो किया है और उसी तरीके से 20 पोस्ट भरी है। तो ये लास्ट में जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, उसमें नीचे की तरफ आपकी पोस्ट प्रेफरेंस जो दी गई है वो नंबरिंग दिखाई देगी, उसे आप चेक कर लेना सही है कि नहीं है। और फिर भी गलती हो जाए तो फिर दोबारा से कर देना, जैसा मैंने बताया। टक टिक और अनटिक, इसका ध्यान रखना है। चलो, एक समस्या का समाधान हुआ। अब दूसरी समस्या है, क्या इंटरमीडिएट में केवल यूपी बोर्ड वालों से ही आवेदन मांगा गया है, या सीबीएसई वाले या फिर अन्य बोर्ड वाले भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं? ऐसा बात यहां पर दी गई है। तो देखो, ऐसी जो पोस्ट है ना, वो जो पोस्ट दी गई है वो उसका नाम है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर करके है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। अब उसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा है कि आप उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से इंटर हो, यूपी बोर्ड से इंटर हो, ऐसा उन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिया है। अच्छा, उसमें समकक्ष शब्द जो है, इक्विवेलेंट, नहीं लिखा है। समकक्ष ये शब्द लिखा ही नहीं है। अब यहां पर पेच फंस सकता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बिल्कुल आराम से फॉर्म भरिए। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या अन्य बोर्ड से हैं, तो प्लीज फॉर्म इसमें टिक मत करिएगा, क्योंकि आपकी पैट की डिटेल ऑलरेडी आयोग के पास है, जिसमें आपने +2 की क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन भी दी होगी। इसलिए आपने 12th में दे रखा है सीबीएसई बोर्ड, यहां पर मांगा है यूपी बोर्ड। अब ये मिसमैच हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने की केवल यही एक संभावना है। तो प्लीज आप इस काम को मत करिएगा। अरे, आप, भगवान ने चाहा ना तो आप जो शुरुआत में प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो अच्छी पोस्ट है, उन्हीं में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सबको भरना जरूरी है। जिसके लिए एलिजिबल है उसी को भरना। इसमें एक लॉजिक ये भी लगता है कि यूपी बोर्ड में क्या है, हिंदी माध्यम होता है और हिंदी एक मस्त सब्जेक्ट है, तो हिंदी यहां पर होगा, जरूर होगा। इसलिए इन्होंने हिंदी भाषी देवनागरी लिपि वालों को प्राथमिकता दी है, यूपी को खासकर यहां पर इन्होंने रखा है, यूपी बोर्ड को। तो यूपी बोर्ड है, हालांकि इस पर पेच भी हो सकता है बाद में, उन्होंने समकक्ष शब्द नहीं लिखा है। ये भी बात समझ में आ गई है। तो अगर आप अन्य बोर्ड से हैं तो इसको मत भरना प्लीज, गलती हो जाएगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऊपर की जिनके लिए आप मतलब लायक हैं, वो भी पोस्टें हाथ से निकल जाए, इसलिए इस गलती को मत करना। अब अगला प्रश्न लेते हैं, जिसका है प्रश्न की ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी अगर हैं तो क्या वो जनरल वैकेंसी वाले पदों पे भी प्रेफरेंस भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक पोस्ट है जिसका नाम है जेल डिपो। जेल डिपो में केवल एक ही वैकेंसी है। तो पहली बात तो जेल डिपो के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस भी मांग लिया है, तमाम चीजें हैं, तो छोड़ देना उसको अगर नहीं है तो। जो एक्चुअल है आपके पास उसी के साथ आयोग को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करना, गलती मत करना, ठीक है। तो यहां पर जो जेल डिपो है उसमें एक जनरल की वैकेंसी है, तो इसे जनरल वाला कैंडिडेट भी भर सकता है, इसे ईडब्ल्यूएस वाला भी भर सकता है, ओबीसी एससी एसटी कोई भी भाई इसे भर सकता है, कोई समस्या नहीं है। जनरल की वैकेंसी सबके लिए होती है, समझ पा रहे हैं?
तो जनरल वाले पोस्ट को आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। आवेदन में संशोधन यानी एडिट करेक्शन कब तक किया जा सकता है? वैसे देखो, करेक्शन कोशिश करो अभी उसको कर करा के छुट्टी काट दो उसकी, क्योंकि लास्ट डेट 18 जून है, आपको पता है। 18 जून में अगर आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि उस दिन साइट बहुत बिजी रहेगी, और अभी भी बिजी चल रही है। फॉर्म आप भर रहे हैं, आप डिटेल डाल दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, और गोल गोल चक्कर घूम रहा है और सबमिट नहीं हो रहा है। अरे इस वेबसाइट में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप इस काम को मत करना, अभी फॉर्म भर भरा के छुट्टी कर देना। अगर गलती हो जाए तो 18 तक उसे सही भी कर लेना, और ये काम आप रात में करना, क्योंकि रात में इतना लोड नहीं रहता। 3 बजे 4 बजे जल्दी उठ जाना, तब कर लेना। तो ऐसा काम आप न करें कि बाद में परेशानी हो। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करो, तो लास्ट डेट तक तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आप 18 तारीख तक कितनी भी बार चेंज करते रहो, कोई इशू नहीं है। तो 18 तारीख आप लास्ट डेट मानो ना, क्यों बढ़ा रहे हो उसके लिए? आगे समस्या आपके लिए बनेगी। तो आप इसको अगर चेंज करेंगे तो ये 25 जून इन्होंने डेट दे रखी है, 25 जून तक आप इसे चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा मत करना कि 25 जून का इंतजार करो, उसे अभी कर करा के आप क्लियर कर दें। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें देख लेना, कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें जो है वो संशोधित हो सकती हैं, इसके बारे में डिटेल से मेरे को बात करनी है ईडब्ल्यूएस के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा था कमेंट बॉक्स में। तो उसमें मैं बताऊंगा। एक तो पत्राचार का जो पता है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित कौन से हैं ये? उसके अलावा किसी भी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, बस इसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे पत्राचार का पता अगर आपका बदल गया, भैया कल कहीं और रहते थे, हो सकता है कि अब कहीं और रहते हो, तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है। तो पत्राचार का पता है, उसे आप चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे चेंज करेंगे मैं आगे बता दूंगा आपको, परेशान मत हो उसके लिए। अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का है, कोई आरक्षण श्रेणी में आता है, तो बहुत सारे भाई तो ऐसे होंगे ना जिनके अभी तक सर्टिफिकेट बन नहीं पाए हैं। उन्होंने फॉर्म भरा उसी समय पर, जिस दिन ये फॉर्म आया है उसी दिन उन्होंने अप्लाई किया है, वहां से बनने में देरी हो रही है। तो ईडब्ल्यूएस का बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ये भी एक समस्या है। किसी और कैटेगरी का फॉर्म सर्टिफिकेट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ये भी समस्या है। तो इसी समस्या की वजह से इन्होंने क्या किया है, ईडब्ल्यूएस में आप चेंज कर सकते हैं। किसी आरक्षण श्रेणी में आप आते हैं, जैसे डीएफएफ है, इसका भाई सर्टिफिकेट बनता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड है, और एक्स सर्विसमैन है, या जेंडर आपसे गलत हो गया है, आप एक खिलाड़ी रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं, तो इनमें सब में आप चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है। ठीक है। और बाकी आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अधिमानी का मतलब क्या है, इनमें प्रेफरेंस मिलती है। जैसे आपने लॉ कर रखा है तो एसीओ में प्रेफरेंस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि लॉ वाले कोई ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का ये कि जिसने आपके और एक दूसरे कैंडिडेट के बराबर नंबर आ रहे हैं, और दूसरे कैंडिडेट ने लॉ किया है, आपने लॉ नहीं किया, तो उसको ले लेंगे, ये प्रेफरेंस का मतलब है। बात समझ पा रहे हैं? और वैवाहिक स्थिति, भाई कल आप, अभी शादी आपकी 1 महीने पहले हुई है, तो यहाँ पर जो वैवाहिक स्थिति है, यानी आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, इसे भी आप यस नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोला है कि हम किस किस चीज में बदलाव कर सकते हैं। अब मेरे पास वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर ईडब्ल्यूएस का चेंज नहीं हो पा रहा है। भाई नोटिफिकेशन में दे रखा है, और मैं बताऊंगा भी कैसे चेंज करना है। वो चेंज हो जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान से देखना है। आप चेंज करवाने में क्या कर रहे हैं, आप कुछ मिस कर रहे हैं उसमें, तो उसको ध्यान से देखना। अब अगला सवाल और ले लेता हूं, ईडब्ल्यूएस वाला तो मैं आगे लूंगा। यहाँ पर एक सवाल है कि यदि जनरल वर्ग का अभ्यर्थी किसी स्पेशल वैकेंसी, जैसे स्पेसिफिक वैकेंसी को नीचे प्रेफरेंस देता है, तो क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि वो रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने पहले नंबर पर डाल दिया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दूसरे पर डाल दिया एसीओ, तीसरे पर डाल दिया मंडी पर्यवेक्षक। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जनरल के कैंडिडेट हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि विशेष चयन जो स्पेशल वैकेंसी है, वो स्पेशल वैकेंसी का मतलब ही ये है कि वो स्पेशल कैटेगरी के लिए है। जैसे ओबीसी के लिए हो सकती है, एससी के लिए हो सकती है, एसटी के लिए हो सकती है। तो ये लोग ओबीसी एससी एसटी वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं, स्पेशल वाला, उनकी वैकेंसी तो दे रखी है। लेकिन जनरल वाला फॉर्म इसमें भर सकता है कि नहीं भर सकता, इसकी समस्या है लोगों को। तो देखो पहली तो वहां पर वैकेंसी है नहीं,
जनरल वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर में मैंने बताया था ना, 8 जो इस विशेष चयन वाली वैकेंसी है उसमें 8 वैकेंसी हैं सप्लाई इंस्पेक्टर की। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो उसे भर दो या मत भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म पर जो डीवी होगा, डीवी केवल उन्हीं पर केंद्रित होगा जिन पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी हो और साथ में आप उनके लिए क्वालिफाई करते हो, एलिजिबल हो। अब मान लीजिए आप स्पेशल वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे, मतलब आपकी वैकेंसी नहीं थी, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपने गलत डाल दिया है, डीवी में आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यह उन पर विचार ही नहीं किया जाएगा, विचार उन पर होगा जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। तो जनरल कैंडिडेट का अगर व्यक्ति ऊपर उन पोस्टों को रखता है जिनमें सबकी वैकेंसी है और लास्ट में नीचे उसकी वैकेंसी पोस्ट प्रेफरेंस दे देता है जो स्पेशल कैटेगरी वाली है, तो एग्जाम फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये मिलेंगी नहीं आपको, क्योंकि इसमें वैकेंसी जनरल की है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस की है ही नहीं, तो ये मिलने वाली नहीं है। बट फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। मैंने बता दिया कि पोस्ट प्रेफरेंस जो आप शुरुआत में दे रहे हैं जिनके लिए एलिजिबल हैं, डीवी उन्हीं पर केंद्रित रहेगा, ना कि उन पर जिनके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भर दो या मत भर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, रखना है कि नहीं रखना है। रख दो, कोई परेशानी नहीं है, मत रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये वाला कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कंफर्म बता रहा हूं आपको। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं कि स्पेशल पोस्ट, स्थायी पद और टेम्पररी पोस्ट, इन सब में क्या फर्क है। ये मेरे पास एक कमेंट आया था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। देखो, स्पेशल पोस्ट तो मैंने बता दिया कि ये विशेष श्रेणी के लिए होती हैं, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन्हीं के लिए स्पेसिफिक होती है और उसमें वैकेंसी का नंबर दे रखा है कि ओबीसी की कितनी है, एसटी की। जनरल की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं परमानेंट पोस्ट। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से वो परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, परमानेंट हो जाएंगी। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर इसमें तो टेम्पररी पोस्ट है, ये क्या सरकारी नहीं है? भैया ये टेम्पररी पोस्ट सरकारी है, सरकारी है। बस इसमें क्या है, प्रोविजनल टाइम है, और ज्यादातर 99% जो जॉब्स होती है ना उसमें 2 साल का प्रोविजनल टाइम होता है। इसमें देखा जाता है कि आप ठीक ठाक हैं कि नहीं, प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे हैं कि नहीं। 2 साल पूरे होने पर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। भाई सरकारी नौकरी है, आप इसमें डाउट में मत आना कि यहाँ पर टेम्पररी लिखा हुआ है, अस्थाई लिखा हुआ है। अस्थाई का मतलब ये है कि 2 साल के लिए प्रोविजनल टाइम होता है। अब बैंक में जितने भी जॉब पर लगते हैं ना बैंक में, वो सब प्रोविजनल टाइम होता है उनका 2 साल। किसी भी जॉब में 2 साल का प्रोविजनल टाइम है, बट वो सरकारी नौकरी है 2 साल के। अच्छा, इसमें कुछ पोस्टें ऐसी दे रखी हैं जो डायरेक्टिव आपकी पहले ही दिन से परमानेंट हो जाती हैं। जो जिम्मेदारी वाली है, जो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली है ना, उनमें प्रोविजनल टाइम है। तो इसके लिए आप परेशान मत हो। प्रोविजनल टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी नहीं है, वो परमानेंट वाली है। जैसे मैं आपको देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि वो कौन सी है। देखो यहाँ पर ना ये दे रखी है, ये वाली। जैसे आप ये देखो, ये स्थायी और अस्थायी दोनों हैं। ये अधिशासी अधिकारी वाली 2 साल का प्रोविजनल टाइम होगा, बेहतरीन जॉब है, परमानेंट रह जाएगी आपकी। ऐसा नहीं, परमानेंट होने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये तो केवल एक शब्द है कि हाँ परमानेंट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जिस दिन पहले दिन नौकरी पर लगे आपको कोई नहीं निकालने वाला। आप कैसे भी सही, टेढ़े मेढ़े कैसे भी सही, सब चलता है इसमें। ये वाली जो पोस्ट है जिसमें क्लर्क की है, ये पहले ही दिन से परमानेंट हो जाती है। ठीक है, ये दोनों पोस्ट हैं। ये जैसे एसीओ वाली जो है, मैंने बताया ना, जो रेस्पॉन्सिबल जॉब है, जो अच्छी बेहतरीन जॉब है, वो प्रोविजनल टाइम की होंगी। प्रोविजनल टाइम एक तरीके का ये पॉजिटिव साइन भी है। इसमें ये देखा जाता है आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए, पावर मिल गई आपको, आप उसके लायक हैं कि नहीं है। अगर उसको डिपार्टमेंट को लगता है तो वो हो सकता है कि आगे आपका परमानेंट होने में दिक्कत करे, बट ऐसा कभी नहीं होता। आप टेढ़े मेढ़े कैसे भी सही, आप एक बार जॉब पर लग गए तो परमानेंट होना ही होना है। ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को 2 साल से पहले हटा दिया गया हो। ये तो एक एक प्रोसीजर है, औपचारिकता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है ना, ये वाला सहायक प्रबंधक, ये भी एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है। आप छठे लेवल की देखो ना, ये तो ये स्थायी है। अस्थायी है मतलब टेम्पररी है, तो मतलब क्या है, 2 साल में ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। अब ये देखो, ये लिपिक है, ये 4 लेवल का है, 4th लेवल का है ये।
अब आप देख रहे हो कितना अंतर है, लेवल 4 और लेवल 6। लेवल 6 रेस्पॉन्सिबल जॉब, अस्थायी जॉब रहेगी, प्रोफेशनल टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पहले ही दिन आपको परमानेंट कर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब थोड़ी है, जो बाबूजी कहेंगे वो आपको करना है क्लर्क में। यहाँ आप खुद बाबूजी हैं, तो भाई यहाँ पर प्रोविजनल टाइम दिया गया है, तो इसको लेकर कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अब आगे अगला प्रश्न हमने लिया है कि जनरल कैंडिडेट वाला अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन को कैसे एडिट कर सकता है। सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था ये, जनरल कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात थी यहाँ पर। अब परेशानी वाली इसलिए भी थी कि आयोग ने पहले जनरल में फॉर्म भरवा रखा था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका ईडब्ल्यूएस बना नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पैट ईडब्ल्यूएस से दिया था, पहले था, लेकिन अब नहीं बन पा रहा है उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो बड़ी समस्या है, तो क्या करें इसमें, तो इसको चेंज कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अब एक भाई का मेरे पास आया था कि नहीं हो पा रहा है, भाई आप एक बार ध्यान से देखिए, हो जाएगा हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं बात करूंगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर चले जाना है। इस पर आप देखेंगे ना यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर, तो यहां आप जब घूमेंगे तो ये जो आपको दिखेगा एप्लीकेंट डैशबोर्ड, यहां से आपको लॉग इन करना है। एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे, ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। डिटेल कौन सी मांगेगा, आपने जो फॉर्म भरा है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का, उसकी नहीं डालनी है, यहां पर आपको पैट की डालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर पैट की डिटेल को भर देंगे, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है पैट सर्टिफिकेट वाला। उसके बाद आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी। अच्छा, एक भाई का एक सवाल आ रहा था कि उसका मोबाइल खो गया है, तो क्या मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है। तो देखो मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाता है। वैसे अगर मोबाइल खो गया है तो ईमेल आईडी तो होगी ना, ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाता है। अगर ईमेल आईडी भी नहीं है, मोबाइल भी खो गया है, तो फिर आप इनको चेंज भी कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, वो ओटीआर के थ्रू होगा। ओटीआर आप ढूंढ लेना, अगर आप कमेंट करोगे कि सर ओटीआर कैसे होता है तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर देना मुझे। अदरवाइज कोई बात ही नहीं है, ओटीआर की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, ये बहुत रेयर केस होता है, इक्का दुक्का केस कोई ऐसा कमेंट मेरे पास आ रहा था। तो ओटीपी दोनों पे जाएगा, आपने डाला ओटीपी, क्लिक टू प्रोसीड पे आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पर आपको आपकी डिटेल दिखाई पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिखाई पड़ेगा, देगा ना। ओके, तो यहां पर आप डिटेल आपको जो दिखाई देगी, यहां पर जेंडर जो आपका है वो मेल होगा, कैटेगरी जो होगी वो आपकी जनरल होगी, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। भाई ध्यान रखना, जनरल कैंडिडेट हो तभी आप इस पे चेंज कर पाएंगे, ये जो मैं चेंज करना बता रहा हूं। तो भाई जनरल कैंडिडेट, एक बात बताओ, ईडब्ल्यूएस बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, तो समस्या तो है ना। अब उनको जो ईडब्ल्यूएस वाला चाहिए था, उन्होंने अब जो मांगा है वो 2026 का मांगा है। मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कब से कब तक का है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपकी डिटेल आ जाएंगी कि आपने पैट से कौन कौन से फॉर्म भरे थे। जैसे इन भाई ने लेखपाल है, यूपी ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी भरा था, ये भरा था। अब ये वाली जो वैकेंसी है 07 एग्जाम 2026, इस वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट, यही है लोअर पीसीएस की। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो लाल वाला दिख रहा है इस पर मॉडिफाई पर जाना है। मॉडिफाई पर ये लाल वाला क्लिक दिख रहा है ना, यहां पर आप फॉर्म को देख पाएंगे, यहां से डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, मॉडिफाई, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। अब आपने यहां पर क्लिक किया तो आपके सामने ऐसी एक विंडो खुलेगी। विंडो में ऊपर एक कैटेगरी दे रखी होगी, यहां पर जनरल लिखा होगा, जनरल है तभी नीचे ये डिटेल्स आएंगी। तो यहां पर देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस, यहां पर यस नो का आ तो रहा है, तो आपको आर यू ईडब्ल्यूएस यस और नो यहां पर डाल डाल देनी है। ये मॉडिफिकेशन के थ्रू आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, समझ पा रहे। तो आप यस और नो पर क्लिक करके बन गया है तो ठीक, नहीं बना है तो ठीक, यहां पर यस और नो कर देना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। बात आपको समझ में आ गई है, क्या करना है आपको, प्रोसेसिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यस और नो, यही करना है ना, बस। ओके, अब अगला प्रश्न लेते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब तो देता ही हूं। साथ में ये तो वीडियो मुझे मजबूरन बनानी पड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे, बहुत परेशान थे, तो मुझे लगा कि भाई परेशान है तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, बिना चेक बॉक्स
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ही और बता दूं, जैसे कुछ सवालों को मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट जैसे कि कुछ की फीस रह गई है, फीस जैसी उसने जमा की, वेबसाइट दिक्कत कर रही है और फिर वो लिया नहीं, लोड नहीं किया, तो डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। वेबसाइट पर डबल फी, डबल वेरिफिकेशन का एक आता है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप फीस की डिटेल डाल देना, वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब ये साइट में दिक्कत आ रही है कि आप सारी डिटेल डाल रहे हो, फॉर्म जो है बार बार फिर से भरना पड़ रहा है आपको, तो भाई वो साइट की दिक्कत है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप रात को ट्राई करना, या पहले ही ट्राई कर लेते तो ये समस्या अब नहीं आती। अब एक और सवाल आ रहा है कि बिना चेक बॉक्स बॉक्स के टिक किए फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या टिक करना अनिवार्य है? मैंने यहाँ पर कमेंट में काफ़ी बताया कि आप ऐसे करो, बट फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन यहाँ फॉर्म में है। तो यहाँ देखो इसको क्या करना है, इसमें गलती क्या हो रही है, ये देखना ध्यान से। देखो भाई, आप जिसके लिए एलिजिबल है, मान लेते हैं आप 27 पोस्ट है टोटल, आप 5 के लिए एलिजिबल है, आप 5 ही भरो, ये आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपको मजबूरन स्पेशल कैटेगरी वाली भी भरनी पड़ेगी, आपको वो भी डालनी पड़ेगी, उस पर भी टिक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप अगर एक को भी भरना चाहते हैं ना इन 27 में से, तब भी आप एक को भर सकते हैं, किसी को टिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, एक से भर के भी काम आपका हो जाएगा। अब आप गलती क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। आपने क्या किया कि आपने यहां पर डिटेल्स भर दी, यहां पर ये सारी डिटेल्स भरने के बाद यहां पर यस कर दिया, यहां पर जो बॉक्स है इस पर टिक मार दिया। ठीक है, मतलब आपकी ये जो पोस्ट है वो नीचे जुड़ गई होगी, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आपको बाद में पता चला कि सर हम तो इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये विशेष एक चयन वाली है, यहाँ तो हमारी वैकेंसी है ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से अनटिक कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, भाई यही तो कर रहे हैं ना। अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा। अरे भैया, आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपने अधूरा काम किया है। आप इसको साइट को कैसे बताएंगे कि आपने इसको अनटिक तो कर दिया है, लेकिन ये जो डिटेल्स है ना इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहां पर नो करना है, यहां यस छोड़ दिया है आपने। अगर आपने टिक कर दिया है, यहां अगर यस नहीं किया, यहां कुछ भी नहीं किया, तब भी आगे नहीं बढ़ेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहां टिक तो यहां यस। यहां अगर आप अनटिक कर रहे हैं तो यहां पर नो पर, एक्वायर पर नो होना चाहिए, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा। अब भाई क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भाई यहां पर अनटिक कर दे रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि गलती आपकी तरफ से हो रही है। आपको दोनों ही चीज़ें क्या करनी है, चेक अनचेक। यहाँ पर नो अनचेक पर और यस पर, टिक पर यस करना है। ठीक है, ये भी समस्या आपकी सुलझ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर फिर भी देखो आपका कोई डाउट हो ना, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैंने तो ये वीडियो बहुत मजबूरी में बनाया क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा थे और मुझे लगा कि आपकी परेशानी है, आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कम से कम फॉर्म में तो गलती ना हो, बाकी रिजल्ट बताएगा क्या होता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही मिली है और आपको लगता है कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है, तो कमेंट कर देना कोई बढ़िया सा मोटिवेशन वाला, और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। इस चैनल पर मैं आपको सारा कंटेंट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा। सबका पीडीएफ मिलेगा, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट वहाँ आने जाने हैं। मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी शुरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर डिमांड आती है तो। इसी तरीके से मैंने एक कंप्यूटर की क्लासेस भी यहाँ पर शुरू करा दी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा रखा है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक भी सवाल आपका वहाँ से नहीं छूटेगा, मैंने पीसीएस लेवल का पढ़ा है। इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए आप, ईवीएस का वन शॉट डाल रखा है, वन शॉट वाला तो आप जरूर देखिए। वन शॉट से फ़ायदा क्या है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक वन शॉट की प्लेलिस्ट बनी रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको लगभग वो सारे टॉपिक मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशन वाले लोगों को लगते हैं, बट मैंने उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उनका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी करिए, और मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट टाइम किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।